अभी बाद में फाइनल बात करेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट के बाद थोड़ा देर बात करेंगे। चलो बायोलॉजी में तुमको बताइए दिया, तुमको कितना नंबर है? तुमको 25 नंबर में 23 नंबर है, तुमको वही 12-13 नंबर है 25 नंबर में, ठीक है। तो तू ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला है नहीं, वैसे ही तू लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना नंबर बढ़ाओ। अगर बायोलॉजी में भी तुमको इतना कम नंबर आ रहा है तो तुमसे भारी बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। उसमें भी तुमको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाए थे, उसमें भी तुमको इतना कम नंबर आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। थोड़ा सा शर्म करो। हाँ तो वही तो काम कर, वही तो देखना है कि काम से ज़्यादा इधर ध्यान देना है। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग बकल कैविटी पूरा खत्म कर लिए थे ना, बकल कैविटी, टीथ और टंग, यही सब पढ़े थे ना। बकल कैविटी पढ़ा लिए पूरा, टीथ भी पढ़ लिए, टंग भी पढ़ लिए। टंग का फंक्शन बता दिया है ना। टंग पीछे से कौन से बोन से जुड़ा रहता है? हाइयोड बोन से। कौन से बोन से? हाइयोड बोन से। और आगे से फ्री रहता है। और वह बकल कैविटी से किस चीज़ से जुड़ा रहता है? लिंगुअल फ्रेनुलम से। ये बात सब क्लियर हो चुका है। देखो अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, हम थोड़ा सा एक बार डायग्राम पे नज़र मारते हैं। देखो इधर हमने देखो इधर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं कि ये माउथ है, ठीक है। और ये बकल कैविटी है। यह क्या है? बकल कैविटी है। यह क्या है? बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में क्या होगा? टंग होगा, टीथ होगा, यही सब होगा ना। तो यह बकल कैविटी है। अब देखो यहाँ पर जब हम भोजन को चबाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर भोजन को चबाएंगे। तो यहाँ पर जब भोजन चब जाएगा और यहाँ पे देखो ऊपर में क्या होगा? नसल कैविटी। ऊपर में नसल कैविटी रहता है ना, और पैलेट है यहाँ पर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या है? इव्यूला। ये पैलेट है। बीच वाला क्या है? पैलेट। यह बीच वाला पैलेट है जो बकल कैविटी और नसल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। यह ऊपर वाला क्या है? नसल कैविटी, और नीचे वाला बकल कैविटी। और नसल कैविटी और बकल कैविटी के बीच में जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट का आगे वाला पार्ट हार्ड पैलेट, पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट। और पीछे वाला पार्ट यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इव्यूला। क्या बोलते हैं इसको? इव्यूला। इव्यूला का क्या काम है? देखो यहाँ पर जब हम लोग भोजन चबा लेंगे तो जब भोजन नीचे आएगा तो भोजन को नीचे आना है ना, कि मान लो कहीं ऊपर चला गया तब, ये नसल कैविटी में चला गया तब, तो इसको कौन रोकता है? इव्यूला। तो इव्यूला का क्या काम है? यह जो भोजन बकल कैविटी से आ रहा है वह नसल कैविटी में ना जाए, इसको ये रोकने का काम करता है। तो इव्यूला क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन नसल कैविटी फ्रॉम बकल कैविटी। तो याद रखना है इव्यूला का काम। अब देखो यहाँ पर यह एक ऐसा जगह है, इस जगह की अगर हम बात करें तो देखो नसल कैविटी से होकर के हवा आएगा, हम जो सांस लेंगे वो हवा किस होकर के आएगा? नसल कैविटी से होकर के। यह नसल कैविटी है या बकल कैविटी है? नसल कैविटी से होकर के हवा आएगा यहाँ पर, और यहाँ से भोजन भी आएगा। तो देखो यह ऐसा जगह है जहाँ पर भोजन भी आ रहा है और हवा भी आ रहा है। यानी कि इतना दूर वाला जगह एक ऐसा जगह है जहाँ पर भोजन भी आ रहा है और हवा भी आ रहा है। लेकिन याद रखना एक टाइम पर दोनों कभी नहीं आएगा, या तो भोजन आएगा या तो हवा आएगा, दोनों में से एक आएगा। देखना कभी तो जब भोजन चबा लेगा ना, जब भोजन चबा लेगा तो थोड़ा सा भोजन को निगलना, जब भोजन को निकलेगा तो देखना तभी तुम्हारा सांस बंद रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भोजन भी निकल रहा है और सांस भी ले रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भोजन निगलते हैं हम तो हमारा सांस बंद रहता है। यानी कि जब भोजन नीचे खिसकेगा तो हवा नहीं रहेगा यहाँ पर। मतलब यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर फूड भी आ सकता है और हवा भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता है। और इस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेज। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। यानी कि यह एक ऐसा रास्ता है जिससे होकर के फूड भी जा सकता है और हवा भी जा सकता है। तो याद रखना हमारे शरीर में फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जो फूड और एयर दोनों के लिए क्या है? कॉमन पासेज है, कॉमन रास्ता है। यानी कि यह कॉमन रास्ता है भोजन के लिए भी और एयर के लिए भी। इस रास्ते से होकर के भोजन भी आ सकता है और हवा भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो फेरिंग्स समझ में आया? हमसे पूछेगा कि फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज कौन है? फेरिंग्स। फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज कौन है? फेरिंग्स। अब हमको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो फेरिंग्स है ना, ये आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 रास्ते में बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ तक ये पूरा फेरिंग्स है, यह क्या है? फेरिंग्स है। आगे जाकर के यह 2 रास्ता में बढ़ जाएगा। तो फेरिंग्स आगे जाकर के 2 रास्ते में बढ़ जाता है। एक रास्ते को बोलते हैं फूड पाइप और दूसरे रास्ते को बोलते हैं विंड पाइप। कौन सा पाइप? विंड पाइप, जिसको श्वास नली
नली, ग्रास नली सब बोलते थे ना हिंदी में, तो फूड पाइप को ग्रास नली बोलते हैं और विंड पाइप को श्वास नली बोलते हैं। हमको वो सब नहीं जानना है, हमको बस इतना जानना है कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर फूड भी है और हवा भी है। अब देखो यह जो रास्ता है जिसको हम फूड पाइप बोल रहे हैं, इससे होकर के भोजन जाएगा। यहाँ तक भोजन भी आ सकता है और हवा भी आ सकता है। तो मान लो भोजन आ रहा है तो भोजन किधर चल जाएगा? फूड पाइप में। भोजन फेरिंग्स तक आया, उसके बाद कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में। यानी कि भोजन फूड पाइप में चला जाएगा और एयर कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप में। एयर कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप में। एयर इस रास्ते में चला जाएगा। तो फेरिंग्स कॉमन पासेज है और फेरिंग्स के बाद फूड पाइप में चला जाएगा और एयर विंड पाइप में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, देखो ये रास्ता है ऊपर वाला ओपनिंग, तो फूड पाइप का जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं गुलेट। क्या बोलेंगे? गुलेट। याद रखना गुलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुमसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फूड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। यानी कि गुलेट से होकर के भोजन क्या आएगा? नीचे आएगा। तो ये हो गया गुलेट। अब देखो विंड पाइप का ये जो ओपनिंग है, यह वाला जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो हमारे पास दो बात आ गया, एक गुलेट और दूसरा ग्लॉटिस। गुलेट और ग्लॉटिस। गुलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। अब देखो मान लो यहां पर भोजन आया, तो भोजन जब फेरिंग्स से आगे बढ़ेगा तो भोजन के पास दो रास्ता है, एक फूड पाइप है और दूसरा विंड पाइप है। अब इसको किधर जाना है? हम फूड वाला रास्ता में जाए कि हवा वाला रास्ता में जाए? ये भोजन को थोड़ी पता रहेगा। यह भोजन को पता रहेगा? नहीं रहेगा। तो भोजन किधर जाएगा इस बात को कौन कंट्रोल करता है? तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। कार्टिलेज का बना होता है। किस चीज का? कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या मतलब होता है? देखो हमारे बॉडी में दो टाइप का स्ट्रक्चर, एक मसल है और एक बोन है। बोन क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड। बोन क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड। मसल क्या है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न बहुत ज़्यादा हार्ड है और न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे देख हमारा ये कान का ये जो है, ये न बहुत ज़्यादा हड्डी जैसा मजबूत है और न मसल जैसा सॉफ्ट है। इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह कार्टिलेज का बना होगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कौन सा ग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम है? एपिग्लॉटिस क्या करेगा? जब भोजन आएगा ना, जब ऊपर से भोजन आएगा तो क्या करेगा? एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ग्लॉटिस को बंद कर देगा। क्या करेगा? ग्लॉटिस को बंद कर देगा। ये समझ में आ रहा है? देखो हमारे पास दो रास्ता है, यहाँ से कितना रास्ता है? दो रास्ता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाले छेद को हम ग्लॉटिस बोल रहे हैं, इस वाले छेद को क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस। और इस वाले को गुलेट। अब देखो यहाँ तक तो भोजन आ रहा है। अब भोजन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो भोजन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, भोजन को पता नहीं है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा? जब ये भोजन आएगा ना तो इस ग्लॉटिस को बंद कर देगा। ग्लॉटिस उसको बोलते हैं, ये जो विंड पाइप का ओपनिंग है, यानी कि हवा जाने वाले रास्ते को बंद कर देगा। जैसे ही भोजन आएगा यहाँ पर तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? हवा जाने वाले रास्ते को बंद कर देगा। तो भोजन के पास एक वो रास्ते बचा, कौन सा? फूड पाइप। तो भोजन फूड पाइप से आकर के नीचे चला जाएगा। तो क्या मैं बता रहा हूं, एपिग्लॉटिस का क्या काम है? एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? भोजन को रोकता है विंड पाइप में जाने से। भोजन विंड पाइप में चला जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। कि मान लो कभी कभी ऐसा होगा, एपिग्लॉटिस है, चाहे हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन है तो वो काम करेगा, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके काम को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना। हमारे बॉडी में जितना काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस कब बंद करेगा, कब खोलेगा, कब बंद करेगा, कब खोलेगा, इसको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होगा, खाने टाइम में हमारा दिमाग दूसरी जगह रहता है ना, या मान लो कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं तो किसी से अगर हम बात कर रहे होते हैं तो क्या कहेगा कि खाने के टाइम में बात नहीं करो। क्यों लोग कहता है कि खाने के टाइम में बात नहीं करो? क्योंकि खाने के टाइम में हम बात करेंगे तो हमारा दिमाग कहाँ चला जाएगा? बात करने पर। चाहे अगर हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उधर बिजी है, तो जब भोजन आएगा ना तो दिमाग दूसरा काम कर रहा है तो दिमाग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ग्लॉटिस को बंद नहीं करेगा, विंड पाइप को बंद ही नहीं करेगा। तो जब विंड पाइप को बंद नहीं करेगा तो भोजन कहाँ चला जाएगा? हवा वाला पाइप में, विंड पाइप में चला जाएगा। भोजन किधर चला जाएगा? विंड पाइप में। जैसे ही भोजन विंड पाइप में आएगा ना तो विंड पाइप
बोलेगा इसको इधर कहाँ, ये तेरा रास्ता नहीं है, यह हवा का रास्ता है। किसका रास्ता है? हवा का रास्ता है। तू गलती से आ गया है। तो क्या करेगा, ये सीधा इसको वापस भेजेगा, रिफ्लेक्स मारेगा, और जैसे ही भोजन पीछे भागेगा ना, तो हम कहते हैं कि सरक जाएगा, यानी हमको कि सरक जाएगा। तो हमें हिचकी क्यों आती है, समझ में आ रहा है? क्यों सरक जाते हैं हम, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भोजन गलत रास्ते में चला गया। और भोजन गलत रास्ते में क्यों चला गया? क्योंकि एपिग्लॉटिस सही तरीके से काम नहीं किया। एपिग्लॉटिस सही तरीके से काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा दिमाग दूसरे जगह व्यस्त था। तो याद रखना, जब हमें हिचकी आती है, समझ गया, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग दूसरे जगह व्यस्त रहता है। या तो हम किसी से बात करने में व्यस्त रहते हैं, या हम किसी दूसरे को याद कर रहे होते हैं, या हम कुछ भी सोच रहे होते हैं। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम है? एपिग्लॉटिस भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, गुल्लेट, ये सब समझ में आ रहा है? अरे गुल्लेट किसको बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। गुल्लेट किसको बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ग्लॉटिस किसको बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। और एपिग्लॉटिस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस को बंद करता है। एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस को बंद करता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस को बंद करता है, उसको क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? अब देखो, यह जो फूड पाइप है, यह फूड पाइप आगे जा करके एस्टोमक में ओपन होता है। किसमें मिलता है? ओपन एस्टोमक में। किसमें? एस्टोमक में। यह हमारा क्या है? एस्टोमक है। तो भोजन क्या हमने सबसे पहले बकल कैविटी में चबाया, फिर वह फेरिंग्स में आया। सबसे पहले भोजन कहाँ गया? बकल कैविटी में। उसके बाद कहाँ गया? फेरिंग्स में। उसके बाद कहाँ गया? फूड पाइप में। उसके बाद कहाँ गया? फूड पाइप में। और फूड पाइप के बाद कहाँ चला आया? एस्टोमक में। अब देखो, फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, ये बात पता होगा। फूड पाइप का दूसरा क्या नाम है? ईसोफेगस। तो जब फूड इसमें आएगा ना, किसमें? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस क्या करता है? कभी पिचकेगा, कभी फूलेगा, कभी पिचकेगा, कभी फूलेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंड करना मतलब फूलना। एक्सपेंशन होगा। जैसे ही भोजन फूड पाइप में जाएगा, तो फूड पाइप में सिकुड़ने और फूलने की गति चालू हो जाती है। जब भोजन फूड पाइप में जाती है, तो फूड पाइप में सिकुड़ने और फूलने की गति, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की गति शुरू हो जाती है। और इस गति को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ईसोफेगस से लेकर के और पूरा जितना भी इंटेस्टाइन है, सब में ये कौन सा काम होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? देखो, मान लो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या है? यह इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में बहुत सारा एंजाइम रहता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो जब भोजन यहाँ पर आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया ना भोजन, तो क्या करेगा? यहाँ भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, कभी पिचकेगा, कभी सिकुड़ेगा, पाइप कभी पिचकेगा, कभी सिकुड़ेगा। तो इससे क्या होता है? भोजन पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। किसमें? एंजाइम में। भोजन पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो कभी कभी देखेगा कि हमारा पेट गुरगुराता रहता है। पेट गुरगुराता है ना, तो पेट हमारा क्यों आवाज़ करता है? पेट कभी कभी बोलता है। तो पेट बोलता क्यों है? इसी के कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। तो कभी कभी हमारा आंत क्या करेगा? पिचकेगा, सिकुड़ेगा, पिचकेगा, सिकुड़ेगा, पिचकेगा मतलब सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा। और इसी गति के कारण वह आवाज़ करता है। तो वह आवाज़ हमें सुनाई देता है। तो कहेंगे क्या? कि हमारा पेट गुरगुरा रहा है। समझ गया? पेट बोल रहा है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हमारा पेट बोलता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ? जब भोजन ईसोफेगस में आता है, तो ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की गति चालू हो जाती है। इस गति को क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या डायरेक्ट इसको बोल देते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोल देंगे? पेरिस्टाल्सिस। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? तो भोजन सबसे पहले कहाँ पे आया? बकल। ये रास्ता याद रखना है, ये रास्ता तुमसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा रास्ता सही है, उसको सेलेक्ट करो। या डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजन बकल कैविटी से पूरा नीचे तक कैसे पहुँचता है, एक रास्ता लिखो। तो सबसे पहले बकल कैविटी में, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद फूड पाइप में, उसके बाद एस्टोमक में। तो फूड पाइप एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज फूड पाइप? तो फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है, फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो भोजन को बकल कैविटी से या फेरिंग्स से, जो भोजन को फेरिंग्स से एस्टोमक में लाता है, जो भोजन को फेरिंग्स से एस्टोमक में लाता है। तो फूड पाइप एक ऐसा स्ट्रक्चर है
जो भोजन को कहाँ से कहाँ तक लाता है, फेरिंग्स से एस्टोमैक तक। अब देखो ये जो फेरिंग्स है ना, इस फेरिंग्स का भी 3 पार्ट है। फेरिंग्स का कितना पार्ट है, 3 पार्ट, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट। फेरिंग्स का कितना पार्ट, 3 पार्ट। देखो यह पार्ट जो नाक के सीधा सामने में है, देखो पूरा जो फेरिंग्स का जो पार्ट नसल कैविटी के सीधा सामने में है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का जो पार्ट नसल कैविटी के सामने में है, ये भी है फेरिंग्स का जो पार्ट नसल कैविटी के सामने में है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। और जो पार्ट बकल कैविटी के सामने में है, ओरल कैविटी के सामने में है, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और एक होता है सबसे नीचे वाला लैरिंजोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। सबसे पहले फेरिंग्स क्या होता है समझ में आया। फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जिससे भोजन भी आ सकता है और उससे हवा भी आ सकता है। और इसका 3 रीजन है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। सबसे ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स, बीच वाला ओरोफेरिंग्स, सबसे नीचे वाला लैरिंजोफेरिंग्स। इतना बात क्लियर है, किसी कोई तकलीफ, समझने में कोई दिक्कत ना। अब देखो फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, एक ऐसा पाइप है जो भोजन को फेरिंग से एस्टोमैक तक लाता है। एक ऐसा पाइप है, फूड पाइप एक ऐसा पाइप है जो भोजन को एस्टोमैक में लाता है। कहाँ से, फेरिंग से। अब देखो इसकी एक विशेषता है, ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कोई एंजाइम नहीं बनाता है। याद रखना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा एंजाइम बनता है भोजन को पचाने वाला, लेकिन ईसोफेगस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। तो फूड पाइप के बारे में क्या याद रखना है कि फूड पाइप कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है, लेकिन फूड पाइप कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है, लेकिन इसमें भी भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी से। कहाँ से, बकल कैविटी से। आगे पढ़ेंगे जब हम सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम या सैलिवरी एमाइलेज, वही भोजन को पचाने का काम करता है। तो भोजन पचना कहाँ से शुरू हो गया, बकल कैविटी से। तो जब फूड पाइप में आता है ना, फिर भी भोजन पचते रहता है। किसके कारण, जो सलाइवा है उसी के कारण। ठीक है, भोजन ईसोफेगस में भी पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, किसके कारण, सलाइवा के कारण। हालांकि फूड पाइप कोई एंजाइम नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी उसमें भोजन का पाचन होता है, किसके कारण, सलाइवा के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है, और वो क्या है, फूड पाइप। कौन सा पाइप, फूड पाइप। तो फूड पाइप कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है। इतना क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा फूड पाइप के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, डिटेल क्या, एक बात बताना है, सब बात तो बता ही दी है इतना देर में। देखो ये है फूड पाइप। कौन सा पाइप, फूड पाइप। एक रफ डायग्राम बना दिए हैं समझने के लिए। ये फूड पाइप है, यह क्या है, एस्टोमैक में है। एस्टोमैक में एसिड होता है, पता है, एसिड मतलब अम्ल, जानते हो ना। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एस्टोमैक में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा एसिड भरा हुआ है, बहुत सारा एसिड, बहुत सारा एसिड। और एसिड एस्टोमैक को कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं कुछ करता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का एक लेयर होता है, पता है ना। और यही म्यूकस का लेयर है जो एसिडिटी से बचा, मतलब एसिडिक का ये जो इफेक्ट होगा, एसिडिक इफेक्ट से बचाता है एस्टोमैक को। अब सोचो थोड़ा सा, यह ईसोफेगस है, यह क्या है, रास्ता है, बाहर ऊपर से सामान नीचे आ रहा है। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि एस्टोमैक का एसिड रिफ्लेक्स मारे, जैसे उल्टी होता है ना, तो क्या होता है, नीचे का चीज़ सीधा बाहर, तो वापस आता होगा ना इस रास्ते से। तो मान लो उसी प्रकार क्या हो जाए, यहाँ से एसिड निकल जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, एसिड क्या चला जाए, ऊपर, तो जलन होगा ना गर्दन में। अरे गर्दन में जलन होगा ना। तो ये कैसे ठीक होता है, कौन कंट्रोल करता है इसको, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर समझ गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कार्डियक एस्पिंक्टर। कौन सा एस्पिंक्टर, कार्डियक एस्पिंक्टर। एस्पिंक्टर क्या होता है, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एस्पिंक्टर क्या होता है, एक मसल का स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज़ को जाने, डाइजेस्टिव सिस्टम में सामान को आने जाने में मतलब हेल्प करता है, थोड़ा सा किधर जाना है किधर नहीं जाना है इसको कंट्रोल करेगा। जैसे हम लोग हार्ट में पढ़े थे वाल्व, वाल्व क्या है, कोई चीज़ किधर जाएगा वापस नहीं आवे, इस बात को कंट्रोल करता था ना। वही यहाँ पर कार्डियक एस्पिंक्टर का काम है। कार्डियक एस्पिंक्टर क्या करता है, एस्टोमैक से कोई चीज़ वापस नहीं जाए, जो चीज़ ईसोफेगस इसमें आ गया वह वापस नहीं जाए, इस बात को कौन कंट्रोल करता है, कार्डियक एस्पिंक्टर।
एस्पिंक्टर, और यहाँ पर भी एक एस्पिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक एस्पिंक्टर और इसको बोलते हैं फेरेंजियल एस्पिंक्टर। ठीक है, क्रिकोफेरेंजियल या डायरेक्ट फेरेंजियल, इसको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल एस्पिंक्टर। क्रिकोफेरेंजियल, इसका क्या काम है कि हवा इसमें ना आ जाए। ठीक है, हवा इसमें नहीं आवे। अभी मैंने तुमको बताया एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को बंद कर देगा। एपिग्लोटिस क्या करेगा, ग्लोटिस को बंद कर देगा, जिसके कारण भोजन नहीं जाएगा उसमें। ये बात तो समझ में आता है। लेकिन जब हवा आएगा तो हवा भी आ सकता है ना इसमें। अगर हवा फूड पाइप में घुस गया तो पूरा पेट तो हवा से भर जाएगा। नहीं समझ रहा है? तो हवा को कौन रोकता है, हवा को रोकता है कार्डियो फेरेंजियल एस्पिंक्टर। तो हवा को आने से कौन रोकता है, क्रिकोफेरेंजियल एस्पिंक्टर। और एस्टोमैक से कोई चीज़ फूड पाइप में ना जाए, इस बात को कौन कंट्रोल करता है, कार्डियक एस्पिंक्टर। फूड पाइप के बारे में इतना बात क्लियर है, फूड पाइप, फेरिंग्स, इसके बारे में इतना बात क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाओ हेडलाइन, फूड, पहले हेडलाइन बनाओ फेरिंग्स।